हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शालवी रस्तोगी एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो होते हैं वो खुद अपना खाना नहीं बना पाते हैं जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो दूसरा एनिमल हो। ऐसे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड, ताकि वो सर्वाइव कर सकें। सो जो ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होती हैं फिशेस, बर्ड्स, स्नेक्स। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, पिचो प्लांट। ये सारे प्लांट्स जो होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द फूड। इसी तरीके से नॉन ग्रीन प्लांट्स भी होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो नॉन ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता है, और वो पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में होता है, और वो फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच जो सनलाइट होती है, एयर, वाटर एंड मिनरल्स कंबाइन होते हैं और इससे फूड खाना बना सकते हैं। तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन में यही पढ़ा कि एनिमल्स जो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो इस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का टॉपिक है। अब ये ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? तो इन एनिमल्स की 3 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट वन इज द हर्बीवोरस, सेकेंड वन इज द कार्निवोरस एंड थर्ड वन इज द ओमनिवोरस। ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस क्या होते हैं। सो हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ ग्रास ईटिंग, ट्रीज की ब्रांचेस जिसमें लीव्स होती हैं वो खाते हैं, या ग्रास खाते हैं, या क्रॉप्स खाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ वेज खाते हैं, दैट मीन्स वेज इन द सेंस कि वो प्लांट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। सेकेंड टॉपिक है कार्निवोरस का। अब ये कार्निवोरस एनिमल्स, जैसा कि आपको पता ही है, कार्निवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, दैट मीन दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि जो लायन है, टाइगर है, बियर है, ये सारे एनिमल्स जो होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके मीट पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल। द थर्ड वन इज द ओमनिवोरस। अब ये ओमनिवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? ओमनिवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों, दैट मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, और इसी से ये सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स आपको जानना ज़रूरी है। हर्बीवोरस का एग्जाम्पल है जैसे काउ, बफेलो, ये सारे हर्बीवोरस के एग्जाम्पल्स हैं। देन कार्निवोरस के एग्जाम्पल्स जैसे टाइगर, लायन, ये सारे कार्निवोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओमनिवोरस में कौन कौन आ जाते हैं? ह्यूमन बींग्स, क्रो, ये सारे डॉग्स, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये ओमनिवोरस में आ जाते हैं। इसके आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम इन्हीं की डिटेल फॉर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों के डेफिनेशन लिख लेते हैं विथ इनके एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बीवोरस। 3 कैटेगरीज में जो इनको डिवाइड किया गया है उसको हम लिख लेते हैं। पहला है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस, and the third one is the omnivores.
ये 3 टाइप की कैटेगरीज होती हैं जिसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हर्बीवोरस की, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्निवोरस की, एंड देन द थर्ड वन से इज ओमनीवोरस की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर्बीवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एनिमल्स डिपेंड्स on the plants for food are known as herbivores. ये herbivores होते हैं। देन इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि काउ, गोट और जेब्रा, बफेलो एक्सेट्रा। देन आते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। अब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको लिखते हैं द एनिमल्स दोज आर डिपेंडेंट ऑन द अदर एनिमल्स for food are known as carnivores. इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? ये बेसिकली ये जो इनका फूड होता है ये बेसिकली फ्लैश और मीट होता है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, किंगफिशर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सम एनिमल्स eat both plants as well as other animals. Eat plants as well as other animals as food. वो कंज्यूम करते हैं एंड ये ओमनीवोरस कहलाते हैं। are known as omnivorous. ये ओमनीवोरस कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इनके एग्जाम्पल्स होते हैं डॉग, जैसे डॉग, क्रो, और कौन कौन से होते हैं? और होते हैं जैसे बियर, स्पैरो, आंट एक्सेट्रा। तो ये होते हैं 3 टाइप के एनिमल्स, जिसमें 3 कैटेगरीज के एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले आता है हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस एंड देन ओमनीवोरस। इन 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ये पढ़ा कि 3 कैटेगरीज में होता है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। अब हम लोग पढ़ते हैं
कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एनिमल्स की बात करी कि किस तरीके से एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में ये न्यूट्रिशन अपने बॉडी में होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो रहता है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि पूरी फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। तो वो फंक्शनिंग कैसे होती है हम सबसे पहले देख लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले टॉपिक, ये टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कई ऑर्गन्स होते हैं जो कि काम करते हैं। वो ऑर्गन कौन कौन से होते हैं वो मैं सीक्वेंस में लिख दूंगी। सबसे पहला जो होता है वो होता है माउथ। माउथ के बाद आता है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद हमारा स्टमक आता है। स्टमक के बाद हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा आता है रेक्टम। और रेक्टम के बाद हमारा आता है एनस। ये पूरे ऑर्गन्स जो होते हैं, इन सारे ऑर्गन्स को मिला करके हम कहते हैं इन्हें एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं ये इसमें सारे ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम इन ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इसमें माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस ये कंप्लीट फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं। इनके साथ साथ कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं जो इन्हीं ऑर्गन्स से एसोसिएटेड होते हैं और उन्हें हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये भी पूरी फंक्शनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ये ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड, then second one is the liver and the third one is the pancreas. ये तीन ग्लैंड्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये बेसिकली ये रन करता है फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ये माउथ से एनस तक ये पूरा रन करता है एंड ये कंप्लीटली 9 मीटर्स लॉन्ग होता है। ये माउथ से लेकर के एनस तक जब रन करता है तो ये 9 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें ग्लैंड्स जो होते हैं उनके पास वेरियस डक्ट्स होते हैं जो कि इन्हीं एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन्स में खुलते हैं और इसी में सारा सिक्रीशन होता है डाइजेस्टिव जूसेस का। वो डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से निकलते हैं? वो निकलते हैं इन सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव जूसेस इनमें से कंप्लीटली निकलते हैं एंड ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रोवाइड होते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनमें जो न्यूट्रिशन और डाइजेशन प्लेस होता है वो किस तरीके से यहाँ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। इसमें इंजेशन से लेकर के इजेशन तक पूरा प्रोसेस होता है। जो इंजेशन होता है
फिर उसके बाद डाइजेशन होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड इजेशन होता है। ये 5 प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से ये कंप्लीट सर्कल जो होता है, ये जो कंप्लीट पाथवे होता है, इसमें फूड रन करता है एंड उसके बाद ये डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर माउथ की, तो माउथ में होता है इंजेशन। इंजेशन जो होता है वो माउथ में होता है एंड इंजेशन माउथ में जब होता है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जब हम फूड को अपने माउथ में प्लेस करेंगे, दैट मीन्स ये जो पूरा डाइजेशन होता है ना, ये माउथ से स्टार्ट होता है। और जैसे ही हम अपने मुंह में खाना रखते हैं, माउथ में डिफरेंट टाइप की जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये अपनी फंक्शनिंग प्रोवाइड करने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये जो माउथ है, माउथ है, इसमें टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स तीनों होते हैं। इसमें तीनों होते हैं। सबसे पहले जो टीथ होता है वो च्यू और ग्राइंड करने के काम आता है। जो खाना हम खाते हैं उसको टीथ जो होता है वो च्यू करता है, उसके बाद ग्राइंड करता है एंड देन उसके बाद जो टंग है उसमें सेंसेस होते हैं जो कि डिटेक्ट कर सकता है कि जो भी खाना हमने खाया है वो कौन सा टेस्ट है, जैसे कि कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, या कौन सा टेस्ट है, वो डिटेक्ट करते हैं हमारे टंग में रहने वाले टेस्ट बड्स। उसके बाद आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो ये हमारे माउथ में सलाइवा क्रिएट करता है और सलाइवा जो होता है वो पूरे खाने के साथ मिक्सअप होता है और मिक्सअप होने के बाद ये कंप्लीटली उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर फॉर्म, क्योंकि जो खाना हम लोगों ने खाया है वो कंप्लीट फॉर्म नहीं होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्म होता है टू ब्रेक डाउन दैट। उसको ये सलाइवरी ग्लैंड ब्रेकअप करता है। उसके बाद जब वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस सिंपलर फूड सब्सटेंसेस बन जाते हैं तो उसके बाद और ब्रेक डाउन होने के लिए ये जो फूड है ये और पाथ्स ट्रैवल करता है। तो अब सलाइवरी ग्लैंड के साथ जब फूड मिक्स हो गया, जो टंग ने सलाइवा रिलीज किया, उसके साथ हमें एक एंजाइम मिलता है जो सलाइवा में ही होता है, उसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज जो होता है ये टंग रिलीज करती है, टंग सलाइवा रिलीज करती है और उस सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, यही खाने को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में ले आता है। फिर हम बात करते हैं जब यहाँ पे इतना प्रोसेस हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या होता है, इसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये जो फूड पाइप होता है, ये फूड पाइप क्या करता है हमारे, ये फूड पाइप क्या करता है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ खाना जो होता है वो मूवमेंट शो करता है। जो भी खाना होगा यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट शो करेगा यहाँ, एंड यहाँ पे जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ईसोफेगस का वो यहाँ पे शो होगा और उस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम उसे कहते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मेक श्योर करता है कि माउथ से जो भी खाना है जो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया है वो खाना स्टमक में पहुंचे और यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। No digestion takes place in the esophagus. So,
यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया और यहाँ से जो भी खाना है, मिक्स्ड फूड है, वो नीचे पुश डाउन हो जाएगा इनटू द स्टमक। उसके बाद जब स्टमक में ये पहुंचेगा तब क्या होगा, जब ये स्टमक में पहुंच जाएगा उसमें ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होगा वहां पे ज्यादा देर ना रुक करके फिर ड्रॉप डाउन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ड्रॉप्स डाउन टू दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रॉप हो जाएगा और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब इस पे हम बात करते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो यहां पे हम लिख लेंगे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्जेस्ट पार्ट है, सो यहाँ पे ये बेसिकली 6.5 मीटर्स लॉन्ग होगा। 6.5 मीटर्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, एंड ये एक नैरो पैसेज के साथ ये खाने को शिफ्ट करता है, नैरो पैसेज या पाथवे भी इसको बोल सकते हैं। ये एक नैरो पैसेज या पाथवे होता है और ये कॉइल्ड शेप्ड होता है, कॉइल्ड शेप्ड ये होता है। यहाँ पे अब हमने बात करी कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 6.5 मीटर्स लॉन्ग है, एंड देन ये एक नैरो पैसेज प्रोवाइड करता है विच इज ऑल्सो कॉइल्ड शेप्ड ऑर्गन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एक ह्यूमन साइट में एक कंप्लीट डाइजेशन को प्लेस करता है। सबसे पहले अगर हमने बात करी है कंप्लीट डाइजेशन की, तो कंप्लीट डाइजेशन मतलब क्या होता है हम ये देखते हैं। कंप्लीट डाइजेशन मतलब होता है जब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, जितनी भी सारे कॉम्पाउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट हों। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि जो इसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, उनका डाइजेशन यहाँ पे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर जब स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन में ब्रेक डाउन हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है इनटू द ग्लैंड्स ऑफ द टू एसोसिएटेड ग्लैंड्स में वो रिसीव करती है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये सिक्रीशन ग्लैंड्स में जब रिसीव करती है तो वो दो ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, वो दो ग्लैंड्स होते हैं लिवर एंड पैनक्रियास। ये लिवर और पैनक्रियास जो होता है, इनमें ये दो ग्लैंड्स में ही पूरा सिक्रीशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लिवर क्या करता है। लिवर जो है ये बेसिकली एक ग्रीनिश येलोइश सब्सटेंस रिलीज करता है, ग्रीनिश येलोइश सब्सटेंस या लिक्विड रिलीज करता है, जिसे हम बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल जूस क्या करता है, ये बाइल जूस जो है ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक सब्सटेंसेस को, ये न्यूट्रलाइज करता है। इस बाइल के दो फंक्शंस होते हैं। पहला तो ये किसी भी जो फूड सब्सटेंस है जो हमने खाया है उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा, एंड द सेकंड इज जब भी हमने कोई भी फूड कंज्यूम करा है इसको, तो ये क्या करेगा, ये खाने को और ब्रेक करेगा इनटू दी सॉल्ट्स। मतलब कि ये जो बाइल है, बाइल जूस में ऑब्वियस सी बात है, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स भी मिले रहेंगे।
ये बाइल सॉल्ट्स क्या करेंगे, ये फैट्स को, प्रोटीन्स को और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स मतलब स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर में इसको और ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स जो कि बाइल जूस में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, और फिर इसको डाइजेस्ट और करेगा ये बाइल जूस। ये बाइल जूस और बाइल सॉल्ट्स पूरा फंक्शन जो है वो लिवर में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये पैनक्रियाज में वर्क करते हैं। तो पैनक्रियाज में वर्क करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है कि ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं जो कि ग्रीनिश ब्लूइश सब्सटेंसेस लिक्विड से ओरिजिनेट हुए हैं, ये कैसे पैनक्रियाज में आएंगे। तो पैनक्रियाज जो होगा वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है? अब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो ये पैनक्रियाज जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये पैनक्रियाज जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, लार्ज ग्लैंड। ये लार्ज ग्लैंड जो होता है ये स्टमक के जस्ट नीचे होता है एंड ये पैनक्रियाटिक जूस क्रिएट करता है। ये पैनक्रियाटिक जूस क्या करेगा? ये पैनक्रियाटिक जूस जो होता है ये 3 एंजाइम्स रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज। तो हम यहां लिख लेंगे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज। ये 3 एंजाइम्स ये पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं और वो पैनक्रियाज रिलीज करता है। उसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। अब क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है और जो भी प्रोडक्ट अभी तक सिक्रीट हुआ है वो अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाएगा तब ये कंप्लीट होगा। तो आफ्टर डाइजेशन जो मॉलिक्यूल्स अभी तक यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हैं वो क्या होंगे, जब ये पास होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से इनटू द ब्लड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक मेन रीजन ऑफ अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का। इसमें स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। और ये विलाई क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये विलाई खाने को आगे पुश डाउन करते हैं जिसकी वजह से जो खाना होता है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में फॉरवर्ड होने के बाद क्या करता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये फॉरवर्ड हो जाएगा तो होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जब होगा तो जो ब्लड कैरी होता है डाइजेस्टेड फूड के साथ और डिजॉल्व फूड के साथ बॉडी पार्ट्स में, ये एसिमिलेट हो जाएगा, मतलब मिक्सअप हो जाएगा। ये फूड जो बॉडी सेल्स हमारे ऑब्टेन कर लेते हैं, कंटेन कर लेते हैं एनर्जी के साथ, तो वो जो ऑब्टेनिंग हो जाएगी तो वो ग्रोथ में हेल्प करेगी जो सेल्स शो करेंगे। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता है। जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो अब्जॉर्ब होगा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स के रूप में। तो यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया तो जो फूड है ऑटोमेटिकली वो ग्लाइकोजन बन जाएगा। ग्लाइकोजन जो होता है ये भी एक फूड टाइप का कंपाउंड होता है, तो यहाँ पे ये जो है ये ग्लाइकोजन बन जाएगा। ये ग्लाइकोजन क्या है? ये ग्लाइकोजन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बॉडी में फूड को स्टोर करके रखती है। जब रिक्वायर होती है तब हमें इसको हम इसके यूज को अप्लाई कर लेते हैं। फिर आता है इजेशन। इजेशन जो होता है वो बेसिकली रेक्टम में होता है। रेक्टम और एनस से इजेक्शन होता है।
अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कंप्लीट प्रोसेस जब हो जाएगा तो ये इजेशन होगा। इजेशन का मतलब होता है बेसिकली कि जब हम फूड को अपनी बॉडी से बाहर पुश आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इजेशन की बात करते हैं, जो भी अभी तक फूड कंज्यूम किया है हमने, वो फूड कंप्लीटली हमारी बॉडी में सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स और डिफरेंट टाइप के कॉम्पाउंड्स में वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है या अनडिजॉल्व्ड फूड है, जो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, उसका क्या होता है? वो फूड जो होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है या डिजॉल्व नहीं कर पाती है हमारी बॉडी, वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में वो कैरी आउट हो जाता है। एंड ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड एज अ रेक्टम। रेक्टम एक पार्ट होता है बॉडी, ये जो रेक्टम होता है इट इज द पार्ट जिसे हम कह सकते हैं कि ये फीसिस को पुश आउट करने में हेल्प करता है। ना व्हाट इज फीसिस? अभी जो फीसिस होता है ये रेक्टम में सॉलिड फूड बन जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से जब रेक्टम आएगा, तो ये सॉलिड फूड हो जाएगा। सॉलिड फूड या सॉलिड वेस्ट मटेरियल में बन जाएगा। क्यों ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल बनेगा वो भी जान लीजिए। ये सॉलिड फूड मटेरियल इसलिए बनेगा क्योंकि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो जितना भी इसमें वाटर था वो लार्ज इंटेस्टाइन ने सिक्रीट कर लिया। लार्ज इंटेस्टाइन ने सारा सिक्रीशन होने के बाद, सारा अब्जॉर्प्शन होने के बाद, जो भी सॉलिड फूड मटेरियल बचा था या सॉलिड वेस्ट फूड मटेरियल बचा था, वो रेक्टम के थ्रू बॉडी से पुश आउट कर दिया बाहर जब भी हमें अर्ज होती है वॉशरूम की। तो अगर वो सॉलिड फूड मटेरियल है तो वो रेक्टम के थ्रू पुश आउट होगा बाहर, अगर वो लिक्विड मटेरियल है तो वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाएगा। ये एक्सपेलिंग ऑफ फीसिस या स्टूल, इन्हें ये सॉलिड फूड जो होता है इसे हम फीसिस कह सकते हैं या स्टूल कह सकते हैं। ये जो फीसिस और स्टूल होता है इसको बाहर पुश आउट करने का जो फंक्शन होता है इट इज ओनली नोन एज द इजेशन, एंड ये एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीसिस और द स्टूल इज नोन एज इजेशन। ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था जिसमें हमने माउथ से लेकर के एनस तक के बारे में पढ़ा कि ये किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी माउथ की। जो माउथ था उसमें हमने इजेशन देखा, फिर इजेशन के बाद हमने देखा कि किस तरीके से डाइजेशन जो होता है वो होता है स्टमक में। डाइजेशन के बाद जो भी अब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो उसमें एसिमिलेशन होता है, और एसिमिलेशन के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाता है तो वो इजेशन हो जाता है। तो ये कंप्लीट 5 प्रोसेस थे। अगर आपके पेपर में ये आता है तो आप सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये डिफाइन आप करेंगे कि सबसे पहले आपने इंजेशन को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आपको डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन, ये 5 प्रोसेसेस होते हैं जो कि माउथ से लेकर के एनस तक में पार्ट लेते हैं। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को, इसी पूरे प्रोसेस को हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। डाइजेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरीके से जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो वो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स में जाकर के किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जब हम फूड कंज्यूम कर लेते हैं और जिस सब्सटेंस में खाना ब्रेक डाउन होता है उस सब्सटेंस से हमें एनर्जी मिलती है।
हमें ये पढ़ना है इस टॉपिक में। प्लस हमें ये भी पढ़ना है कि किस तरीके से जब वो सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं हमारी बॉडी में और वो अपनी मटेरियल्स को रिलीज करते हैं तो वो एनर्जी का फॉर्म कैसे ले लेते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो हमने अभी तक लिया है हमारी बॉडी में वो डिवाइड होता है हमारी बॉडी में। वो कैसे डिवाइड होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, फैट्स की वजह से, प्रोटीन्स, ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ये मिल करके एनर्जी बनाते हैं हमारी बॉडी में। एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है इन दी प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में या ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में जब रिलीज होती है तो वो प्लांट्स करते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होती है तो वो हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का गिव एंड टेक चलता है। तो सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन में बात करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें लिख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें वो कुछ इस तरीके से है कि जो भी फूड मटेरियल हमने खाया है, फूड सब्सटेंसेस जो हमने इनटेक किए हैं, द फूड मटेरियल, जो फूड मटेरियल्स हमारी बॉडी में गए हैं, द फूड मटेरियल्स ड्यूरिंग द, जो भी फूड मटेरियल हमारी बॉडी में गए, सॉरी, टेकन ड्यूरिंग द, जब हमने उस प्रोसेस में खाना कंज्यूम किया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन में जब हमने फूड कंज्यूम किया है वो कहाँ जाकर के यूज होता है? इज यूज्ड बाय आवर सेल्स। जो हमारे सेल्स होते हैं उनके द्वारा ये जो फूड का न्यूट्रिशन होता है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सेल्स क्यों करते हैं। वो सेल्स इसलिए करते हैं टू प्रोवाइड, वो हमें क्या प्रोवाइड कर सके? टू प्रोवाइड द एनर्जी। जो एनर्जी होती है उसको हमें चाहिए रहती है फॉर द एक्टिविटीज के लिए हमें वो एनर्जी चाहिए रहती है। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं क्योंकि उन्हें फूड को प्रोवाइड करना रहता है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। उसी तरीके से हम ह्यूमन बीइंग्स ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं सो दैट हमारी जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। तो इससे ये डेफिनेशन निकल के आती है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, जो फूड हमने खाया है, कंज्यूम किया है, उससे जो एनर्जी डिवाइड होती है और हमारी बॉडी में यूज होती है, उस एनर्जी की बात यहाँ करी गई है। उसका पूरा प्रोसेस इज नोन एज द रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का होता है इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो होती है वो सेल्स यूज करते हैं एंड इट ऑल्सो यूजेस द ऑक्सीजन फॉर रिलीजिंग एनर्जी, बिकॉज उनको फूड को बर्न करना रहता है, उनको डिवाइड करना रहता है और उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना रहता है, इसीलिए उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सेल्स को। इस वजह से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी बर्निंग के बाद जब फूड का ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद जब बर्निंग होती है एंड देन वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं ऑक्सीजन की मदद से, तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये क्या करते हैं, ये CO2 एंड H2O बनाते हैं। H2O एंड CO2 जो होता है वो क्या करता है, यहाँ पे ये बॉडी में कंप्लीट प्रोसेस करता है एंड उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम रिलीज कर देते हैं। इसी से दो टर्म्स निकल करके आते हैं और वो दो टर्म्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है
एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के दो प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें जैसा कि एनाएरोबिक नाम है, इसमें जो भी रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करेगी, मतलब कि इसमें जो भी रेस्पिरेशन होगी उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा। ये बिना ऑक्सीजन के सारा प्रोसेस करेगी। सबसे पहले ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि जो हमने फूड कंज्यूम किया है, मैंने आपको जब डाइजेशन पढ़ाया था मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम फूड कंज्यूम करते हैं और वो जब सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। और ये जो ग्लूकोज बनता है इसका भी एक कंप्लीट पाथ होता है। ग्लूकोज जो होगा वो भी आगे जाकर के ब्रेक डाउन करेगा एंड फिर उसके बाद सारे प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनाएरोबिक की बात करते हैं और उसके बाद हम एरोबिक की आएंगे बात करने। सबसे पहले अगर हम एनाएरोबिक की बात करें तो मैंने आपको बताया कि उसमें नो ऑक्सीजन यूज होती है, मतलब कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं होती है एंड ग्लूकोज फॉर्म होता है। उसी के साथ साथ हम एरोबिक रेस्पिरेशन में बता देते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन जो होती है वो यूज होती है, यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हम इन दोनों रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या कि ये जो ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरीके से फर्दर ब्रेक डाउन होता है इसका। सो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है उसके अंदर के दो टॉपिक्स जो कि उससे कंप्लीटली रिलेटेड हैं। सबसे पहला जो है वो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो उसकी कुछ इस तरीके से है, द रेस्पिरेशन विच takes place without the oxygen. That means यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का रोल नहीं होता है एंड उसी रेस्पिरेशन को एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो इसका होता है, इसमें ग्लूकोज जो C6H12O6 होता है इसका ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। और ग्लूकोज में स्पेसिफिकली जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसका ब्रेक डाउन होता है एंड इसको हम कहते हैं पाइरूवेट। जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो हम उसको कहते हैं पाइरूवेट एंड इस प्रोसेस में ये जो पाइरूवेट होता है और ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसके बाद जब ये ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरूवेट का 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन जाता है, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से चार्ट शो करता है। सबसे पहले ये 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है जिसमें फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर है लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड देन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीनों केसेस में क्या प्रोड्यूस करता है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले केस में जब हम बात करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम बात करेंगे तो ये बना लेगा इथेनॉल। इथेनॉल बनाने के साथ साथ ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी भी रिलीज होगी। सबसे पहले जब हमने देखा कि
कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है इन द साइटोप्लाज्म वो उसका ब्रेक डाउन होगा और वो पायरुवेट बनाएगा। पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि ईस्ट में होता है, जब वो इसके साथ कंबाइन होगा तो वो बना लेगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एंड एनर्जी रिलीज होगी। देन उसके बाद हम सेकेंड केस पे आते हैं। जब ग्लूकोज का 6 मॉलिक्यूल कार्बन का साइटोप्लाज्म में पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा और उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि कमी होगी ऑक्सीजन की, जो कि किस में होती है, ह्यूमन सेल में होती है। तो जब वो ह्यूमन सेल में होगी तो वो बना लेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बना लेगा और उसके साथ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। फिर थर्ड केस जो है वो ये है कि जब कार्बन का मॉलिक्यूल, जो कार्बन 6 का मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज में है, साइटोप्लाज्म में वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुवेट में चेंज होगा एंड अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा जो कि होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। सो आप ये देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन जो है एब्सेंस था, चाहे वो लैक कर रहा था, चाहे उसकी प्रेजेंस थी, तीनों केसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है एंड उसके साथ साथ कुछ कंपाउंड्स हैं जो बन रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा वो ये देखा कि किस तरीके से कार्बन का मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो रहा है और कार्बन का मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज में है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट एसिड बनता है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। उसमें जब 3 कार्बन मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीजन के 3 फॉर्म्स के साथ, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाएगा, वो सबसे पहले जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करेगा। एंड द थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब उसमें प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। सो जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे, जब सिर्फ हम प्रेजेंस की बात करेंगे, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, अभी तक इसमें एब्सेंस थी या लैक कर रहा था तो हमने एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसको कंसीडर किया। पर जब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ जाएगी तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन नहीं रह जाएगा। तब जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये प्रोसेस जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल टेक्स प्लेस और फिर इसमें जितना भी कंपाउंड होगा वो किस में बनेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। सो ये था रेस्पिरेशन के 2 पार्ट जिसमें हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन के बाद ये जो टॉपिक है ये हमारा आज वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में जो मटेरियल्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं और उन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ऑर्गन लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऑर्गन सिस्टम की। द ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? ये ऑर्गन सिस्टम हम ह्यूमन बीइंग्स में, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये हमारी बॉडी में या दूसरे एनिमल्स की बॉडी में हम लिख लेंगे अदर एनिमल्स, हमारी बॉडी में या दूसरे
एनिमल्स की बॉडी में ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है. सो यहाँ पे लिखेंगे हम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स inside the body. So यहाँ पे हमने बात करा कि यहाँ हम किसी ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं. वो ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम उन ऑर्गन्स के बारे में लिख लेते हैं. वो ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं. पहला होता है हार्ट, दूसरा होता है वेन्स, देन आती है आर्टरीज या आर्टरी, इसको हम आर्टरीज भी कहते हैं. फिर आती है कैपिलरीज एंड देन लास्ट वन इज द ब्लड. ये जो ब्लड होता है इसमें, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है. हम इसमें 2 टाइप के ब्लड्स के बारे में बात करते हैं. एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये क्या होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा होती है एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है. सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो किस तरीके से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से हम इस पूरे टॉपिक को सर्कुलेटरी सिस्टम बुलाते हैं. फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज हैं, ये क्या होती हैं. तो स्टूडेंट्स, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज को हम कहते हैं यहाँ पे पाइप्स, क्योंकि ये एज अ पाइप हमको प्रोसेस करके शो करती हैं. क्यों पाइप्स हैं ये? क्योंकि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज से इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की वजह से जो ब्लड होता है इन तीनों से फ्लो करता है. वेन्स जो होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं एंड कैपिलरीज जो होती हैं वो वेन्स और आर्टरीज का कॉम्बिनेशन होता है या मिडिल सेक्शन होता है इन दोनों का. फिर हम बाद में पढ़ेंगे इसमें कि सबसे पहले जो हार्ट होता है वो किस तरीके से इस सर्कुलेटरी सिस्टम में वर्क करता है. तो जो हार्ट है उसके बारे में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि अगर हार्ट है ये एक पंपिंग ऑर्गन है या ये एक पंपिंग मशीन है. इट इज अ पंपिंग मशीन. ये एक पंपिंग मशीन होती है जो कि फॉर अप्रोक्सीमेटली 60 to 100 टाइम्स बीट करती है. 60 to 100 टाइम्स बीट करती है और ये जब बीट करती है दैट मीन्स ये हार्ट में ब्लड पंप कर रही है. हर एक हार्ट बीट का क्या मतलब होता है, हर एक हार्ट बीट का ये मतलब होता है कि जब जब वो बीट करेगी दैट मीन्स इट सेंड्स ब्लड throughout our body parts या our body organs. सो यहाँ पे जब जब ये हार्ट जो पंपिंग मशीन है ये बीट करेगा दैट मीन्स इट सेंड्स ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी ऑर्गन्स एंड कैरीज
ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। ये किस तरीके से होता है? जब हम इसका सर्कुलेशन पढ़ते हैं तब इसमें ये डिटेल फॉर्म में बताया जाता है कि किस तरीके से हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन या पंपिंग मशीन है। यहाँ पे जब ये ब्लड को सेंड करता है सारे बॉडी पार्ट्स में एंड ये ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स, जब ये ऑक्सीजन को लंग से कैरी करता है तो ये वापस ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट। ये वापस से जो ब्लड होता है वो हार्ट में आ जाता है एंड देन उसके बाद ये फिर ईच एंड एवरी सेल को ब्लड पहुंचाता है। ये साइकिल जो है ये कंप्लीटली बार बार प्रोसेस होती रहती है, जिसकी वजह से हम इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये बेसिकली ब्लड वेसल्स को कैरी करता है और इसमें ब्लड जो होता है बार बार हार्ट से दूर जाता है और बार बार हार्ट के पास आता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम इज बेसिकली मेड ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फ्रॉम दैट ब्लड वेसल्स द ब्लड इज कैरीड अवे फ्रॉम एंड टूवर्ड्स द हार्ट। और ये काम कौन करते हैं? ये करते हैं आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स और आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करती हैं और वापस हार्ट के पास छोड़ के आती हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को उसको दूर ले जाने का काम करती हैं। आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स आर द कैरियर जो कि ब्लड को वापस से हार्ट के पास लेके आते हैं। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं कैरी करता है, ये न्यूट्रिशन भी कैरी करता है, ये हॉर्मोन्स भी कैरी करता है जो कि सेल्स में होते हैं एंड इट ऑल्सो रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी ये रिमूव कर देता है। यहाँ पे ये बेसिकली एक रोडवेज की तरह होता है, एक पाथ की तरह होता है जो कि पूरी ऑर्गन्स में ट्रैवल करता है एंड द मेजर थिंग इज इट इज ओनली वन डायरेक्शन। इट इज ओनली वन डायरेक्शन, मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में चल सकता है, ये बोथ डायरेक्शन में नहीं प्रोसेस हो पाता। यहाँ पे अब हम हार्ट के बारे में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के तरह से समझेंगे कि किस तरीके से डायग्राम की वे में हार्ट जो है वो प्रोसेस करता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सर्कुलेशन बॉडी में किस तरीके से होता है। अब हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि किस तरीके से डायग्राम के वे में हम समझेंगे कि जो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में ब्लड करता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड की और उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हार्ट है, हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर बन के आ रही है, आप देख सकते हैं कि 4 चेम्बर्स होते हैं। हार्ट बेसिकली इस तरीके का नहीं होता है, कुछ इसी तरीके का होता है, पर यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके से स्क्वायर बना करके और उसको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हार्ट है ये बेसिकली 4 चेम्बर्स में डिवाइड होता है, 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, 2 पार्ट्स ऊपर और 2 पार्ट्स नीचे। तो सबसे पहले हम इन सारे पार्ट्स की लेबलिंग करेंगे और फिर हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर की पार्ट की बात कर लेते हैं। ये जो ऊपर के पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम। तो सबसे पहले लेबल कर लेते हैं, ये है राइट आर्टरियम एंड दिस इज लेफ्ट आर्टरियम। देन ये जो टॉप नीचे का बॉटम है इसे हम क्या कहेंगे? इसे ये जो 2 चेम्बर्स हैं इनको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे हम और लिख देते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल।
ये 4 चेम्बर्स होते हैं एक हार्ट में। ये जो राइट आर्टरियम होता है और लेफ्ट आर्टरियम होता है, इनको एक वॉल डाइसेक्ट करती है, जिसे कहते हैं हम इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये जो वॉल है ये डाइसेक्ट कर रही है इसको, तो हम इसको कहेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। उसी तरीके से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक वॉल सेपरेट कर रही है, तो उस वॉल को हम क्या कहेंगे? उस वॉल को हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो यहाँ पे ये जो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम है, इसको जो वॉल सेपरेट कर रही है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, एंड राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली वॉल को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। देन उसके बाद राइट आर्ट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली ये जो लाइनिंग है, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। और उसी तरीके से लेफ्ट आर्ट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली जो लाइनिंग है, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। सो यहाँ पे ये लाइनिंग्स जो हैं ये बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो लाइनिंग्स हैं ये क्या रोल प्ले करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वेन्स हैं और आर्टरीज हैं ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारे हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये लाइनिंग निकल रही है, इसको हम क्या कहते हैं? ये लाइनिंग जो है इसे हम कहते हैं मेन आर्टरी। ये जो है ये मेन आर्टरी है, और ये मेन आर्टरी क्या है? इसको कहते हैं ऑर्टा। और ये जो मेन आर्टरी ऑर्टा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मेन आर्टरी पास ऑन होगी तो ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी हमारे बॉडी ऑर्गन्स में। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगी, और उसके बाद जब ये बॉडी ऑर्गन्स में पास ऑन हो जाएगी, उसके बाद ये जाएगी राइट आर्ट्रियम में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी निकलती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ले जाती है। पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ती है, एंड उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके राइट आर्टरियम में ड्रॉप कर देती है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल का क्या काम होता है? राइट वेंट्रिकल जो होती है यहाँ से ये पास ऑन होता है एक वेन के थ्रू, और वो वेन क्या होती है? यहाँ पे ये वेन होती है कि आर्टरी, तो ये आर्टरी होती है। जो राइट वेंट्रिकल से निकले वो आर्टरी है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकले वो भी आर्टरी है। जो राइट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्टिकल में जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम वेन कहते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से हम बता देते हैं आपको कि ये जो राइट आर्ट्रियम से जा रही है ये निकलती है एंड ये पास ऑन होती है, और इस आर्टरी को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी जब यहाँ मेन आर्टरी से ये निकलेगी, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रॉप करेगी और वहां से निकलेगी, तो ये राइट आर्टरी में जाकर के ड्रॉप कर देगी ब्लड को। फिर जब राइट वेंट्रिकल से ये आर्टरी पास ऑन होगी तो ये पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी। एंड ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उसके बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ पे जाएगी? ये जाती है लंग्स में।
ये लंग्स में जाएगी और वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करेगी। ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद ये जब मूव ऑन होगी आगे तो ये जाती है पल्मोनरी वेन में, जो कि लेफ्ट आर्टरियम में जाकर के जुड़ती है। तो ये जाएगी पल्मोनरी वेन में। और ये पल्मोनरी वेन क्या होती है? ये पल्मोनरी वेन जो होती है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया कि ये जो मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी जो ऑर्टा है, ये बॉडी ऑर्गन से तो निकलेगी, बॉडी ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो कैरी करेगी और उसको वहाँ ड्रॉप कर देगी। फिर उसके बाद बॉडी ऑर्गन से जब वो आर्टरी निकलेगी तो यहाँ कौन सी जाएगी? तो यहाँ पे ये जाती है आर्ट्रियम में। दैट मीन्स ये जो वाली साइट है ये जाएगी वेन की तरफ। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जब वेंट्रिकल से निकले तो वो आर्टरी है और जब आर्ट्रियम से निकले तो वो वेन है। तो वो यहाँ आर्ट्रियम से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये होगी वेन। तो ये हम लिख देते हैं इसको कि ये मेन वेन है। जिस तरीके से ये मेन आर्टरी है, ये मेन वेन है। और ये मेन वेन का नाम क्या है? इस वेन का नाम है वेना कावा। और ये जो मेन वेन है ये कौन सा ब्लड कैरी करती है? तो ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो अभी तक मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये कंप्लीट होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो कैसे होती हैं। ये जो टू हाफ्स हैं, ये जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये लार्ज ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं, जो कि ब्लड कैरी करता है एंड ये लीव करता है हार्ट को। पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी, इनको मेन वेन कह सकते हैं या पल्मोनरी आर्टरीज भी कह सकते हैं। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये कैरी करती है लंग्स में ब्लड को लंग्स में कैरी करती है, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है हमें, तो वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है और वहाँ ड्रॉप कर देती है, सो दैट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बढ़ जाए और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए। उसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है? वो आता है फिर ऑर्टिक वाल्व में। वो वाल्व क्या होता है? ये वाल्व होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा का होता है। ये वाल्व जो होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा के बीच का कनेक्शन होता है, विच कैरीज द ब्लड टू द बॉडी। सो यहाँ पे दो पाथवेज डिफाइन करे गए हैं। एक पाथवे जो है वो होता है सर्कुलेशन का, जो कि है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा पाथवे जो है वो भी सर्कुलेशन का होता है, जो होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है एक शॉर्ट लूप टाइप का, जो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग एंड बैक अगेन, दैट मीन्स द अपर पोर्शन इज कंसिडर्ड एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड देन नेक्स्ट वन इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होती है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होती है दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द अदर बॉडी ऑर्गन्स, जिसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब सबसे पहले हम पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है उसको डीप में पढ़ लेते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो एक बिग आर्टरी करती है। दैट मीन्स ये आर्टरी जो है ये कहाँ से आती है? ये डायरेक्ट हार्ट से आती है। ये क्या करती है? दो मेन ब्रांचेस को स्प्लिट अप कर देती है एंड ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो ये कौन से में होते हैं?
ये आर्टरी जो होती है ये कंप्लीटली ब्रांचेस क्रिएट करती है फ्रॉम दी हार्ट टू दी लंग्स, एंड जो लंग्स होता है ये ऑक्सीजन से भरा हुआ होता है, सो दैट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे है वो क्या हो जाए, वो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्रॉप ऑफ हो जाए। सो जो ब्लड है देन इट रिटर्न्स टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बेसिकली होता है जब यहाँ पे ब्लड जो होता है वो वापस से रिटर्न आता है। और वो रिटर्न कैसे आता है? वो रिटर्न इस तरह से आता है कि जब हार्ट को ऑक्सीजन पिक करनी रहती है लंग्स से, सो वो क्या करता है, वो इट कैन नाउ गो आउट ऑफ द बॉडी सो दैट वो जो हार्ट है वो कंप्लीट रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए, सो दैट वो जो ब्लड है वो पंप आउट कर सके। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं सिंपल वे में समझा देती हूँ कि जो ऑर्टा है, ये जो बिग आर्टरी है, ये हार्ट में ब्लड को ड्रॉप करती है। ये ब्लड को जब ड्रॉप करती है, ये ड्रॉप करने के बाद ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ये ब्लड जाता है। जब ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड जाता है तो वहाँ ये आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले से ही कैरी करती है। तो ये जो ऑर्टा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करती है, ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाकर के अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देता है और वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स होते हैं या ब्लड होता है उसे कैरी करता है, एंड फिर ये ट्रैवल करता है थ्रू मेन वेन जिसे हम वेना कावा कहते हैं, एंड ये वेना कावा से कंप्लीट प्रोसेस करके राइट आर्टरियम में हो जाता है। बेसिकली ये जो हार्ट है ये एक ट्री की तरह है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कुछ बड़ी ब्रांचेस हैं, कुछ छोटी ब्रांचेस हैं, जो कि हर एक तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दो टाइप के सर्कुलेशंस होते हैं, इसीलिए इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जब दो सर्कुलेशन को इन्वॉल्व किया जाता है तो उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि डबल सर्कुलेशन में एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन दोनों को पढ़ना रहता है, इस वजह से इसको डबल सर्कुलेशन भी कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम लोग हार्ट की थोड़ी बहुत और चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हार्ट बीट क्या होती है और पल्स रेट क्या होता है। सो बेसिकली जो हार्ट बीट होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है। मैं डायग्राम को इरेज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इसी में समझा रही हूँ कि हार्ट बीट जो होती है वो कैसे होती है। अब देखिए हार्ट बीट जो होगी वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होगी। सो ये जो हार्ट है ये पंप करता है, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ये पंपिंग मशीन होती है, पंपिंग मशीन है या पंपिंग ऑर्गन है, आप जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, एंड ये सेकेंड्स में बीट करती है। जैसे ही ये ब्लड कैरी कर लेते हैं ऊपर वाले जो आर्टरियम्स होते हैं, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, जब ये दोनों चेम्बर्स होते हैं ये ब्लड को कैरी कर लेते हैं। तो ये जब ब्लड को कैरी करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन हो जाते हैं। जब ये दोनों ओपन हो जाते हैं तो जो भी ब्लड राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम में होता है ये ड्रॉप ऑफ हो जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जब ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है तो उसके बाद ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं ये क्लोज डाउन हो जाते हैं। ये प्रिवेंट करता है कि ब्लड जो है वो वापस से ऊपर ना जा सके, क्योंकि ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं। जब ब्लड जो है वो इसमें से फ्लो करता है उसके बाद ब्लड को वापस से ऊपर ना जाए इसलिए वो क्लोज हो जाते हैं, प्रिवेंट करने के लिए कि ब्लड जो है बैक फ्लो ना करे, वरना हार्ट में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो ये जो है ये ही मेक श्योर करता है कि जो हार्ट है वो कंप्लीटली अच्छे से चलता रहे। और ये कैसे होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ब्लड का तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व है ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है देन रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस हो गया तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं डायस्टोल। ये प्रोसेस कहलाता है डायस्टोल। अब
सेकेंड पार्ट में क्या होता है, सेकेंड पार्ट में जब पंपिंग फेज शुरू होता है तो इसमें जब वेंट्रिकल के पास ब्लड कैरी हो जाता है तो ये क्या करता है, ये वेंट्रिकल को कॉज करता है अगेन पुश करने की, क्योंकि ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। ये पाथ जो होता है ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब ये रिलीज होता है तो ये मेन आर्टरी के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में जाता है और बॉडी ऑर्गन के थ्रू अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके राइट आर्टरी में जाता है एंड द सर्कल कंटिन्यूज एंड ये पूरा सर्कुलेशन होता है। ये जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल मेन आर्टरी में कंप्लीटली ब्लड को रिलीज कर देते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टोल। सिस्टोल कहलाता है। सो बेसिकली अब हमने देखा कि किस तरीके से डायस्टोल और सिस्टोल होता है। दैट मीन्स कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व आता है और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मेन आर्टरी में ब्लड जाता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में जाकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और वहीं पे उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ देता है, जिसके बाद मेन वेन जो होती है वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके फिर से राइट आर्टरियम में पहुंचा देती है। इस पूरे सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन एज वेल एज, और इन्हीं की वजह से हार्ट जो होता है वो पंप अप करता है, हार्ट जो होता है वो बीट करता है एंड ये कंप्लीट प्रोसेस कैरी करते हैं। जब ब्लड जो है वो पुश हो रहा होता है राइट वेंट्रिकल से तो क्या होता है, जब ये पुश हो रहा होता है राइट वेंट्रिकल से इनटू द लंग्स, दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ जाता है, ये राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ से यहाँ जाता है, ये लंग्स में गया। ये जब लंग्स में जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो लंग्स से कैरी करता है। उसके बाद ये कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी में जाकर के ये सर्कुलेशन कंप्लीट करने लग जाता है। ये होती है हमारी हार्ट बीट की प्रोसेस एंड ये पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट करते हैं। ये सर्कुलेशन जो है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को इन्वॉल्व करते हैं उन्हें डबल सर्कुलेशन कहते हैं एंड सिस्टोल और डायस्टोल जो होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ये था हमारा आज का सर्कुलेटरी सिस्टम का। एक और टॉपिक है पल्स। पल्स क्या होती है, कुछ इसी में पल्स भी होती है और पल्स रेट भी होती है कि जब ये हार्ट नंबर ऑफ टाइम्स धड़कता है, दैट मीन्स ये जो है हार्ट ये नंबर ऑफ टाइम्स बीट करता है, ये 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी बार बीट करता है। ये जो इसका बीट करने का ये जो स्टैमिना है या कह सकते हैं टाइम पीरियड है उसको हम पल्स कहते हैं या पल्स रेट कहते हैं। बेसिकली पल्स को अगर हम चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो पल्स को चेक करने का सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप अपने हाथ की यहाँ पे आप 2 to 3 फिंगर्स लगा करके भी अपनी पल्स रेट चेक कर सकते हैं और अपने हाथ के पीछे साइड इस थंब से आप अपने हाथ को सपोर्ट दे सकते हैं, जिसकी वजह से आप टाइटली अपने जो पल्स हैं उसको पकड़ पाएंगे एंड उसको फिर से देख पाएंगे कि किस तरीके से आपकी हार्ट जो है वो बीट कर रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट तक अगर आप पकड़े रहे हैं इसको और अपनी वॉच में देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका हार्ट जो है वो कितनी बार बीट कर रहा है और कितनी बार ये कंप्लीट हुआ है। दूसरा मेथड ये है कि आप अपनी गर्दन के पीछे यहाँ पे इस जगह पे आप अपनी पल्स को बार बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी जो नर्व्स हैं वो हार्ट बीट शो कर रही हैं या हार्ट बीट आपकी फील हो रही है। ये चीज़ें आपको नॉर्मली भी समझ में आ सकती है और अगर आपको बहुत तेज़ी वाली जो बहुत पंपिंग हार्ट वाली जो फीलिंग होती है वो होने के लिए आप अगर एक्सरसाइज तुरंत करके आए हैं तो आप अपनी हार्ट बीट भी चेक कर सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप बैठे रहते हैं, आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं
तो क्या होता है, तब आपकी जो हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल रेट पे चल रही होती है। बट जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो आपकी जो यहाँ से और यहाँ से आप अपनी हार्ट बीट चेक करते हैं, तो आपकी हार्ट बीट एज़ कम्पेयर टू जब आप रेस्ट पे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टर चलती है। सो आज का हमारा ये जो टॉपिक था सर्कुलेशन का, ये यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।